राम भाई, सबको सबको नमस्ते, सबका स्वागत। और जीएनएम करेंगे अमित भाई। हाँ जी। जीएनएम में हमारा चल रहा है टॉपिक किडनी एंड यूरेटर, पेज हाँ जी। नंबर 226, 226 पे एसबीएस ऑफ द किडनी पैरेन्काइमा का सेकंड पैराग्राफ करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द किडनीज। हाँ जी। और डेट हो गई है आज 13 मई 2025। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द किडनीज, एसबीएस जो है वो सेम होगा, एसबीएस ऑफ द किडनी पैरेन्काइमा। यहाँ वही कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टू मच वाटर और फ्लूइड, कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ फ्लूइड्स बिकम डेंजरस। कॉमा लगा के उसमें था नॉन स्विमिंग इन द नॉन स्विमर इन द सी कॉन्फ्लिक्ट। एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेराइजेशन का मतलब है हार्डनिंग, है जी। हाँ जी। हाँ, फेस आएगी हमारे सामने एथेरोस्क्लेरोसिस हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी के दौरान, फेस सामने आएगा। ड्यू टू ए रिड्यूस्ड फिल्टरिंग सरफेस द ब्लड प्रेशर राइजेज इन द एक्टिव फेस। फिल्टरिंग सरफेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, और इसलिए ब्लड प्रेशर राइज होगा एक्टिव फेस में। ब्लड प्रेशर इसलिए राइज करेगी बॉडी ताकि फिल्ट्रेशन हो। This leads to a strengthening of the renal arteries as an accommodating reaction. ये लीड करता है या ये बढ़ता है स्ट्रेंथनिंग के रूप में रीनल आर्टरीज को करने के क्रम में। एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ बढ़ती है किडनी, रीनल आर्टरीज को मजबूत करने के चक्कर में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है एज एन अकोमोडेटिंग रिएक्शन के रूप में। तो दीपशिखा भी आ गई हैं और राम राम भाई। कह रहे हैं कंपैरिजन करें, ए हाई प्रेशर होल मस्ट हैव मोर रेजिस्टेंस देन थिकर वॉल देन ए लो प्रेशर होज। होज का मतलब होज पाइप टाइप की बात है। हाँ जी। हाई प्रेशर होज मस्ट हैव मोर रेजिस्टेंस, जिसमें हाई प्रेशर होगा उस होज में ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और थिकर होंगी वाल्स इसकी अपेक्षा जहां लो प्रेशर होज होगा उससे। तो इसलिए जितनी ज्यादा प्रेशर होती जाएगी उतनी ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस भी होती जाएगी, ताकि वो बस्ट आउट ना हो जाए। इसलिए किडनी में रीनल आर्टरी जो है वो एथेरोस्क्लेराइज हो जाती है। फिर ये आगे बढ़ता है बिल्डअप ऑफ फैट प्रोटीन मटेरियल। इसके लिए फैट प्रोटीन मटेरियल बनता है, और इनकन्वेंशनल मेडिसिन जिसको हम डायग्नोसिस के रूप में जानते हैं, रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है किडनी की वजह से, उनको आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरीज भी हो जाएगी। इन रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस देयर इज अनदर पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट। ये तो था हाइपरटेंशन से रिलेटेड, या ऊपर फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टू मच वाटर के से। कह रहे रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस का दूसरा भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द किडनीज। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द किडनीज। एग्जाम्पल कह रहे हैं माई किडनीज आर गुड फॉर नथिंग। फॉर एग्जाम्पल exaggerated fear caused by diagnosis shock और unfavorable blood values। अगर किसी बंदे को लगता रहे कि मेरी किडनी जो है वो गुड फॉर नथिंग, मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मेरी किडनी कमजोर है, उदाहरण के तौर पे उसका फियर बढ़ जाता है। फियर ज्यादा होने की वजह से बाय डायग्नोज एक शौक अगर उसको मिल जाए कि भाई तुम्हारे गुर्दे तो बस काम चलाओ बच्चे अब,
तुम्हारे गुर्दे किसी लायक ना, या अनफेवरेबल ब्लड वैल्यूज अगर आ जाएं तब भी ये शो जा सकता। अनफेवरेबल ब्लड वैल्यूज की वजह से भी किडनी में ये आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट। टिश्यू है यहाँ पे शामिल, रीनल आर्टरीज सेरिब्रल मेडुला से कंट्रोल होता है, मेसोडर्मल लेयर से ये बनती हैं। फेस यहाँ हैंगिंग हीलिंग बताई गई है। दूसरी कंडीशन में जब अच्छा फेस पहले भी डिस्कस हो गई। दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए बताइए, फेस हैंगिंग हीलिंग और सब्सिक्वेंट टू ए कंप्लीटेड हीलिंग फेज, या तो हैंगिंग हीलिंग मिलेगी या फिर जब हीलिंग फेज कंप्लीट हो आएगी उसके साथ साथ ये सब्सिक्वेंट स्टेट बन जाएगी एथेरोस्क्लेरोसिस की। बायोलॉजिकल मीनिंग हाँ इसका जी। एक ही है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीनल आर्टरीज। दोनों केस में मामला यह है कि रीनल आर्टरी को मजबूत किया जाए ताकि वो बस्ट आउट ना हो, ताकि वो मजबूती से काम करते रहे। थेरेपी कह रहे हैं इन बोथ केसेस आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स नहीं है, या वो इस पानी से उन चीजों से डर चुका पहले भी, ये सब चीजें वहां पर देखनी पड़ेंगी। अब कल जैसे गुरुजी की बात चली थी तो ऐसा हो सकता है फैमिली से, कल हम लोगों ने एक रूब्रिक तो निकाला था 4-6 फैमिली, उसके आगे आया था इंडिफरेंस टू रिलेशनशिप, और मतलब 4-6 वाला तो छोड़ के चला जाता, इंडिफरेंस वाला ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता जी, मेरे को यहाँ पर रह रहा हूं मैं, मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो सही है। हाँ, उसकी जरूरत कम है। अब वो जरूरत कम क्यों हो सकती है? ड्यू टू अवेयरनेस और ड्यू टू उसको क्या कहते हैं, अपनी फैमिली से डिटैचमेंट। बिल्कुल भाई उनसे डिटैच भी हो सकता है और वो अवेयर भी हो सकता है कि मोह माया में कुछ नहीं रखा। हाँ, या तो इवॉल्व हो गया या फिर डिटैच हो गया। हाँ, भाई डिटैच हो गया। दो लोग बीमार नहीं पड़ते, या तो वो जो कुछ नहीं जानते और या वो जो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। मतलब बीमार इन द हाँ सेंस के दो लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहते हैं एक तरह से। हाँ, बीमार तो हो सकते हैं, खैर बॉडी होती है। और मतलब तो मोटी बात है पैथोलॉजी ये तो है होती है। भैया। मैं कहा सर पैथोलॉजी अगर डेवलप हो रही है जो कि बहुत ज्यादा अवेयर हैं, तो क्या वो पैथोलॉजी उनके लिए जानलेवा नहीं होती है, कहना नहीं, चाह रहे हैं? बेसिकली यही मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लिया था डॉक्टर सर। पैथोलॉजी जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं उनको भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें केवल, तो कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों को एक तरह से कम आएगा। फिगरेटिव खास करके, लिटरल तो मान लो किसी को भी आ सकता है। अगर एक्सीडेंट मान लो, चाहे वो अवेयर बंदा हो चाहे वो बिल्कुल बच्चा हो जो कुछ ना जानता हो, यदि दोनों किसी एक्सीडेंट से गुजरे, कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों की साइकी लेके जा सकती है उस कॉन्फ्लिक्ट को, ट्रैक को। लेकिन ये जो हमारे परसेप्शन वाले आते हैं कि ये मुझे इज्जत नहीं देते या मुझे ये नहीं होता वो होता, तो उसमें क्या होता है कि जो अवेयरनेस वाला हाइटेंड वाला बंदा है, अवेयर होके वो एक बार को कंपनसेट कर लेता है, एडप्ट कर लेता है, और इसलिए बस यहाँ है। लेकिन रही बात बीमारी की, तो बीमारी तो बेसिकली अभी बहुत पहली बात याद आ जाती है ऐसी बात करते करते इसी बुक में, जब हम पोलन ग्रेन्स वगैरह पढ़ रहे थे, अमित शर्मा से डिस्कशन हो रहा था भाई। वो तो अगर आपके साथ कभी बचपन में भी कोई ऐसा घटना हुई होगी और आप वहां को निकल गए ना डॉक्टर श्रे, चाहे आप कितने भी अवेयरनेस में हो, फिर बाद में चाहे कितने बड़े संत बन गए हो, अगर बचपन में कोई घटना हुई थी और वो घटना आपकी आंखों से गुजर गई, तो आपके कॉन्शियस ब्रेन को पता भी नहीं चलने का, और कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक जो बना था वो एक्टिवेट हो जाता। बस लेकिन जैसे भैया डॉक्टर बोले ना श्रेय, कि वो जानलेवा नहीं होती है, हाँ वो होगी बात ये है कि ये बात, हाँ ये बात हम भी मानते कि जानलेवा नहीं होगी उनमें जो अवेयर बहुत होते उनके हैं। हाँ। जो बहुत अवेयर होंगे उनको इतना नुकसान नहीं करेगी अब जितना हाँ, ले लो सिंपल आदमी को कर जानलेवा देगी। का एग्जाम्पल दूर थोड़ा ही है। जो वो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, हाँ, क्या नाम था उनका? हाँ। अमित शर्मा।
सरस्वती रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस, परमहंस रामकृष्ण जी, परमहंस परमहंस जी। परमहंस जी को तो कैंसर था, तो जानलेवा ना हुआ क्या? बस उनको नहीं, कैंसर लेकिन किस वो वजह से था? उनका जो है ना जानलेवा जरूर था, बहुत ज्यादा था, लेकिन वो आदमी अपनी अवेयरनेस और उसमें सारी की सारी एनर्जी अब वो ये दूसरों को कह दे लो देता था। बोदर नहीं करेगा, सफरिंग में नहीं आएगा उनका माइंड। वो इस शरीर हाँ को उस शरीर को इस आत्मा से अलग समझेंगे, वो अलग बात है। अदरवाइज जो डिस्चार्ज कैंसर का बॉडी में जाना है, जो कैंसर की पैथोलॉजी आगे गोइंग ऑन होनी है, वो सारी होगी उनमें भी, लेकिन हाँ जी। और लेकिन वो सफरिंग में नहीं होंगे। वो मेंटली इतना अवेयर हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि ये नश्वर शरीर है। और बस हाँ हाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसको बताना चाहते हैं। जैसे मेरी मम्मी के गुरुजी जो थे, तो उनको कुंडली के हिसाब से भी वो हमेशा ये बताते थे कि कर्म का कितना इफेक्ट पड़ता है, कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। उन्होंने भी बताया था कि उनकी कुंडली में 60 साल की एज थी। हाँ उसके बाद उनको जो हार्ट अफेक्शन हुए हैं, तो हार्ट अफेक्शन में डॉक्टर ने बोला था उनको 5 मिनट भी नहीं बोलने के लिए, कि हाँ आप चुप रहिए, आप बोला मत करिए, 5 मिनट भी नहीं बोलना है आपको। हाँ लेकिन महाराज जी जो है वो घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा जब बोलना शुरू करते थे तो लंबा लंबा बोलते थे। वो कहते थे डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, मुझे अपना काम करना है। हाँ और उन्होंने 55 प्लस की एज में जा करके, और उन्होंने बोल करके, जैसे किसी से पूछा कि अब तुम संभाल लोगे, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने फिर अपने प्राण छोड़े। तो मतलब अवेयर जो सोल्स होती है ना, वो बता रहे हैं कि बड़ी पैथोलॉजी होने के बाद भी कुछ अवेयर सोल्स को हमने देखा है कि वो उनके ऊपर उस उनकी इंस्ट्रूमेंट लाइफ को सेट वो तब आएगा जब, हाँ, जब वो जाना हाँ चाहेंगे। जी। वो इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते रहते हैं, क्योंकि मैं क्या आपका ये है लिविंग इंस्ट्रूमेंट को वो कहीं जाने नहीं देते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ नहीं, अभी बिल्कुल बिल्कुल हो प्रे, सकता प्रे, है। हाँ प्रेमा हाँ प्रेमानंद जी महाराज को बताते हैं कि 15 साल से सीकेडी है करके, हाँ 20 20 और बताते डायलिसिस हैं। पे 15 साल। हाँ, हाँ चल पॉलीसिस्टिक रहे हैं ऐसा किडनी करके डिजीज है सर, डायलिसिस। सीकेडी नहीं। अच्छा। बस उसको उन्होंने सीकेडी ही कह दिया जबरदस्त। मतलब अब उन्होंने कह दिया कि इतनी सारी सिस्ट है और पुरानी है, तो वो अपनी तरफ से डॉक्टर। अब इसमें सीकेडी में भी हमें ये देखना पड़ेगा सीकेडी है कौन सी। अच्छा कुछ पॉलीसिस्टिक वाली हाँ है तो कल वही बात हो गई, वो बनने नहीं दे रहे। हाँ दीपेंद्र जी पॉलीसिस्टिक वाली तो अच्छा, हीलिंग में। हाँ धीरेन्द्र सर की बात क्या थी, पूरी करें। हाँ तो नहीं सर, मैं जो चर्चा चल रही थी कि जो अवेयरनेस में है वो काफी लंबे समय तक उस चीज में चलते रहते हैं ऐसा करके। देखो तो ये वही मैं कहना चाह रहा था। हाँ मेरे को कंफर्म नहीं था कि उनको पॉलीसिस्टिक है ऐसा, हाँ किडनी हाँ डिसीज है ऐसा हाँ करके। हाँ सीकेडी ही सुना था मैं, तो हाँ इसीलिए उसको एग्जाम्पल में मैं लेके आया था। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर दीपशिखा कह रही हैं उनका भाव मैंने उनसे भी सुना, प्रेमानंद महाराज जी से। वो ये जी जी। कहते हैं कि आप यदि अवेयरनेस की ऊंचाइयां छूने लगो, एक तरह से भागवत जी हो जाओ, तो फिर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप इस लिविंग इंस्ट्रूमेंट को गवर्न कर सकते हो पॉजिटिवली भी, या इसे क्योर भी कर सकते हो इवन। हाँ जी। तो उसको वो फिर कहते हैं हाँ लेकिन क्योर करना नहीं चाहता वो संत। फिर दूसरा पार्ट वो ये कह देते हैं कि ये वो जो उन्होंने गेन किया है अपने पुरुषार्थ से ज्ञान, उसको इस हार्ड मांस की चमड़ी पे खर्च नहीं करना चाहता फिर वो, क्योंकि वो ये जानता है कि ये तो एक दिन छोड़नी है गाड़ी। वो ऐसे बोलते और हैं, ये लेकिन जो लेकिन बात ये क्लियर हो गई जो दीपशिखा ने कही है कि हाँ ऐसा पॉसिबल, इसका मतलब हो हाँ, सकता है। है। और बस ये हाँ बीमारियों के जी। लिए वो क्या बोलते थे ना, कहते हैं कि जैसे जो भी जो भी जिनके गुरु होते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग अपनी शिकायत या अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंसर्न्स लेके आते हैं। हाँ और जब उनका गुरु ये बोलता है कि जाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हाँ तो ठीक होने का मतलब क्या होता है? कहते हैं तब महाराज जी ने बोला था कि इस यूनिवर्स में एनर्जी कहीं जाती नहीं है। हाँ एक ने दी और हाँ गुरु ने बोला चलो मैं ले लेता हूँ, हाँ तो उसको कहीं ना कहीं तो एंड करना है ना, हाँ उस एनर्जी को। वो कहीं और पास ऑन या ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो अपने बिल्कुल ऊपर लेके खत्म जी, करेंगे। वो उन्हें सहना होगा फिर हाँ हाँ। वो तो जिस ये बोलते हाँ थे। गुरु ने जिसको उसको लिबरेट करा, गुरु ने जिसको उसके उस सफरिंग को या उस प्रोसेस को गुरु को अपने शरीर पे लेना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही तो उनका था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। हम्म हम्म।
उनका यही तो था कि वो दूसरों की सफरिंग्स को अपने अंदर वो इस तरह से कर लेते थे, तभी तो वो चले गए। और बस देखो एक बात और है, जो अवेयर सोल्स होती हैं, जैसे आपने बताया ना, वाकई वो कहते, कई बार ऐसा कह देते, वो कहते मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन आप इस दुख को या इस चीज को भुगतिए। वो अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हमें इस चीज को करना चाहिए, ताकि हम अगली बार के लिए या इस एनर्जी को जो हम अब प्राप्त करें तो इसको अच्छे से यूज कर सके अगली चीज में, इवॉल्व हो जाएं, कहने वाला ये है। लेकिन मैं आपको एक पार्ट और बताता हूँ जो जिसका थोड़ा सा मेरे को यहाँ जो मुझे संज्ञान में आई, जो मुझे आपसे इस बात को क्रॉस करने के लिए वो कर रही है। एक इसका पहलू ये भी है दीपशिखा कि जब ये ऑर्गेनिज्म बनता है ना, जब ये लिविंग इंस्ट्रूमेंट बनता है ना, तो बेसिकली वो बोलते हैं कि इसमें ये जो कॉर्पोरियल बॉडी बनी, तो इसमें प्रारब्ध के दोनों कर्म शामिल हो जाते हैं, सत्कर्म भी और दुष्कर्म भी। तो अब जब ये एक बार ये हार्डवेयर बन गया, तो इसमें इंटरफेयर भगवान भी नहीं कर सकते। उनको वो चीज एक उसके कहते हैं ना प्लान के अकॉर्डिंग उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही होगा। हाँ, अब इस लिविंग इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए अगले वाले जो कर्म है, जो अब क्रियायमान कर्म है, तीन कर्म जैसे बनाए ना, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियायमान। तो ये जो क्रियायमान है, इनमें वो क्वालिटी है कि आप अगले वाला जो वो लेवल है अपग्रेड करके वो ले पा जाओगे। और इस क्रियायमान कर्म के माध्यम से आपके जो संचित कर्म है पिछले, इस पावर से वो भी भस्म हो जाएंगे। यहां तक भी बात आई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब एक बार शरीर बन गया और इसकी जो नियति तय हो गई, वो नियति से गुजरना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब नियति तय हो गई इस शरीर की, तो इस शरीर में बाद में हम कितने ही पुरुषार्थ के माध्यम से भागवत हो जाएं, इवॉल्व हो जाएं, लेकिन उस नियति में इंटरफेयर शायद ही कर पाए। हाँ, लेकिन वो फिर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जो आपने कही, और प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हाँ, एक हाइटेंड सोल का ये कमांड आ जाता है कि अगर वो चाहे भी तो वो इसको भी वो कर सकती है, इंटरफेयर। इसी के साथ एक चीज हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग डाउन सिंड्रोम में जो ट्राइसोमी होती है, वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही डिसाइड होती है कि ट्राइसोमी ही रहेगी। हाँ। लेकिन जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, हाँ। तो वो ट्राइसोमी कभी चेंज नहीं होगी, वो तो वही की वही हाँ, रहती है। बिल्कुल, ये कोरिलेट कर रहा है। उससे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ, वो हमारी मेडिसिन सही करती है। हाँ, बिल्कुल, ये कोरिलेट कर रहा है आपका एग्जाम्पल इससे। बिल्कुल, वो सफरिंग रहेगी तो सही उस शरीर में, लेकिन वो उसको बोदर नहीं करेगा। पवन बस आप ये बोलिए, वो विकृति रहेगी या वो डिसेबिलिटी रहेगी, पर उस शरीर को उससे दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज को कहते हैं, जो गुरु या ये जो पहुंचे हुए लोग होते हैं या वो होते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई चल ठीक है, मैं तेरी दिक्कतें खत्म नहीं करूंगा, पर परेशान नहीं होगा। तो मतलब एक इस तरह की आप समझिएगा ना, कि वो कहते हैं ये जो तुम्हारे हैं इनको तो तुम झेलोगे, लेकिन मैं तुम्हें इसको सहन करने की शक्ति प्रदान कर दूंगा। मैं खत्म कर दूं ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब इसी में छुपी है वो बात कि इनको तो तुम्हें झेलना ही होगा। यानी कि ये तो ऐसे ये तो एक ऐसा प्लान तैयार हो गया जिसको हम वो नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते या उसको हटा नहीं सकते। तो ये ऐसा कुछ है। तो चलो खैर, बड़ा अच्छा सा रहा। हाँ जी, हेलो। वैसे सारी बातों से मैं भी एग्री करती हूँ कि वो डिजीज वगैरह का पिछले जन्म का कुछ रिलेशन होता है हम लोग की। वो मेरे को यहाँ पे एक चीज पूछनी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब एज पर होम्योपैथिक ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म, तो डिजीज विल मैनिफेस्ट इन द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स फॉर्म, मतलब ऐसा कहा गया है। तो जब साइन एंड सिम्टम्स रिमूव होंगे आफ्टर मेडिकेशन, तो डिजीज क्यों नहीं रिमूव हो रही है? मुझे इसका मतलब
इसके पीछे कोई लॉजिक जानना है कि साइन क्यों एंड ऐसा हो रहा है। सिम्टम रिमूव हो रहे, डिजीज क्यों नहीं हो रही? मैं समझा नहीं मतलब सवाल। जैसे ट्राइसोमी वाली बात है, ठीक है, बात 100% अच्छा है। तो अच्छा। जो अगर जो उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर डिजीज क्यों नहीं रिमूव हो रही है? हाँ, बेसिकली वो ट्राइसोमी के केस में वो सिम्टम पता है कैसे रिमूव हुए हैं? कैसे? बेसिकली उधर क्या था, वो जो थर्ड थर्ड क्रोमोसोम था, जो वो प्रोटीन बना रहा था, रोंग प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाना सप्रेस हो गया बेटा। हाँ जी। और जब वो सप्रेस हो गया तो उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, अदरवाइज फॉर्मेट पड़ा रहेगा। हमारे हमारे शरीर मतलब में हमारे अंडरलाइन शरीर में थ्योरी जो है, वेस्टिजियल ऑर्गन अभी भी पड़े हैं। जी पढ़े हाँ, पढ़े लेकिन वो पढ़े। सप्रेस हैं, वो एक्टिवेट नहीं रहता वो पर्टिकुलर जो जीन है। मतलब इसकी जो, हाँ, फिजियोलॉजी या मतलब फिजियो नहीं, पैथोलॉजी कहीं ना कहीं जो थी उसकी, वो नहीं हुई, बाकी स्ट्रक्चर में जो हाँ, चेंजेस थे एज उसकी इट इज उसकी पैथोलॉजी भी ना कहें, उस जीन की जो फिजियोलॉजी थी, उस जीन का जो न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा था, जो कि शरीर को एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, वो पर्टिकुलर प्रोटीन या वो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर बनना बंद हो जाता है। तो पड़ा रहे चुपचाप घर में। हमारे घरों में बहुत वेस्टिजियल सारी ऑर्गन, ऐसी चीजें हैं जो यूजलेस हो जाती हैं, कहीं कोने में पड़ी रहती हैं, तो इसलिए साइन एंड सिम्टम जाता है भाई वो। जैसे बॉस जी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं हाँ वैसे ही। हाँ। हाँ जी हाँ जी और बॉस ये बात तो बिल्कुल देखो, हमारे को ये क्या है, ट्राइसोमी है। डाउन सिंड्रोम को उन्होंने कह दिया ट्राइसोमी हो गई, लेकिन हमने जी ट्राइसोमी चेक कब कराई? जब हमारे को उसके वो पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स या उसके मेंटल फीचर और वो सब चीज दिखाई दी। जब वो नहीं है तो हमें पता है कि उसकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, तो वो तो एक तरह से ये समझो कि हमने उस बीमारी को ही नहीं सही कर दिया। हाँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार यही बन गया है कि वो वेस्टिजियल पड़ा रहता हाँ है, जी, तीसरा क्रोमोसोम। वेस्टिजियल पड़ा रहता है। आप उसका वो कराओगे, जीनोटाइप कराओगे, तो उसमें मिलेगा, जीन स्टडी में, क्रोमोसोम की स्टडी में मिलेगा उसका कि भाई ये इसमें तो ट्राइसोमी है, लेकिन उसके फीचर्स, उसकी आंख, उसकी नाक, उसके कान एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से चेंज होते हैं, और वो आनी बंद हो गई। वो आनी बंद हो गई पीछे से जेनेटिक मशीनरी में से। तो वो गोल्डन कहते हैं ना, वो गोल्डन रेशो में चला जाता है फिर फेस। गोल्डन रेशो प्रपोर्शन फेस को बोलते हैं। हाँ जी सर, बट सर उसमें ये हो सकता है कि वो ट्रिगर हो जाए बाद में कभी भी किसी भी एक्सटर्नल देखो, मतलब अगर इफेक्ट से, एक्सटर्नल इम्पल्स। आपने होम्योपैथी से क्योर कराया तो ट्रिगर होना तो मुश्किल है फिर भाई, एक तरह से वो वाला तो। वैसे जो आपने बड़ा और अच्छा सा क्वेरी डाल दी है, आज तक हमने बॉस ऐसा अगर सोचा हो नहीं था। गया, अमित, अगर हो गया तो इसका मतलब अभी एंटीथोरिक ट्रीटमेंट बाकी है। हाँ अगर हो रहा है तो इसका मतलब अभी भी एंटीथोरिक ट्रीटमेंट बाकी है भाई। हाँ, ये भी बात जी। है। तो और वैसे भी आप एक बात देखो, आप अगर आपकी मेडिसिन अगर किसी जीन की न्यूरोट्रांसमीटर बनाने को या प्रोटीन बनाने को के लेवल पे जाके अप्रोच करेगी, तो कितना डीप आपने करेक्ट कर दिया उसको। फिर वो फिजियोलॉजिकल तो होगा नहीं डिस्टर्ब, कम से कम। बाहर से कोई भी हॉस्टाइल अटैक आता है तो सबसे पहले हम वैसे हमारा शरीर फिजियोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, फिजियोलॉजी। तो वो तो जेनेटिक जेनेटिक मशीनरी को म्यूटेशन करना, या वहां म्यूटेशन होने के लिए फिर हल्का फुल्का शौक तो चाहिए नहीं। जी। ठीक है ना? तो ये था। और बाकी मेरा मन तो यही है कि अब कुछ और चर्चा इसी पे कर लो, ये तो काफी लंबा टॉपिक है अगला तो। ये तो फ्लूइड डिटेंशन तो ये लंबा है। कल करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, पूरा ही निकाल लेंगे एक बस बार में। मैं आपको दो बातें शेयर करना चाहती हूँ, मतलब मैंने पढ़ी है इसलिए ये बता। जी ये जो रामकृष्ण परमहंस जी वाली बात है ना, ये मैंने डिसाइपल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस में पढ़ा। रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद जी ने कहा था कि गुरुदेव आप अपनी बीमारी ठीक क्यों नहीं कर लेते? हाँ तो उन्होंने बोला था कि मैं ठीक कर सकता हूँ, नरेंद्र उस वक्त उनको कहते थे वो, हाँ लेकिन मैं इसको नहीं ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो
वाह। इस जन्म के साथ हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। हाँ और वो ज्यादा जो अच्छा है। बहुत एक्सपीट वाला बढ़िया। लिलियम टिक वाला रूब्रिक हो गया। और दीपशिखा मैम वाली बात भी क्योंकि लाहड़ी महाशय जी गुरु जी हैं, वो जो क्रिया योग के हैं, उनको हाँ हाँ परमहंस योगानंद हाँ जी हाँ के हाँ इंडियानिस्ट के हाँ। लाहड़ी महाशय जी की पीठ में एक बार बहुत भयंकर फोड़ा हो गया, और उन्होंने हम्म, अपने शिष्यों को बोला कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने अपने क्लोज शिष्य मतलब ये बात कही थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, कि क्या कहते हैं ये मतलब वो अपने किसी शिष्य की प्रॉब्लम ही अपने पीठ पे ले ली थी, क्योंकि मतलब वो इस तरह के सोल थे कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, बट वो हाँ अपने शिष्य की प्रॉब्लम ही अपने ऊपर ले लिए हाँ, कुछ उसकी ऐसा हुआ। ऐसा भी ले लेते हैं, देखो ये भी सामने आ गया। वो ये मरने अपने प्राण त्यागने वाली बात है, इसका भी एक एग्जाम। मेरे पापा को जैसे आज वो 10 बजे सुबह प्राण त्याग रहे हैं, और सुबह में मेरे चाचा जी से कहते कि अच्छा श्याम जी अब हम चले चाहते, हम्म, मतलब कि एकदम पवन चाचा। मैं तो सब हैदराबाद में थी, मतलब मैं अभी भी सुन के। और मेरी मम्मी से भी पिछली रात में उन्होंने कह दिया था कि मीरा अब हम इस शरीर छोड़े चाहते, मतलब हम लोग की मदर टंग भोजपुरी है, तो हम लोग उस मतलब मेरे तो माता जी मतलब माँ लोग तो जैसे बोलेंगे कह रहे ऐसा। और सुबह में मेरे चाचा जी से उन्होंने 6 बजे जब वो वॉकिंग करके आए थे, तो उन्होंने मेरे पापा ने उनसे कहा था कि श्याम जी अब हम ये शरीर छोड़े चाहते, और 9 साढ़े 9 10 बजे तक उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। हाँ दीपशिका मैम बिल्कुल, ये और अवेयरनेस ये है। तीनों बातें मतलब जब आप लोग बोले तो मैं इसको रिलेट कर पाई कि ये से बहुत करेक्ट है। ये उन लोगों में हाँ मिलता है प्रतीति जो बहुत ज्यादा अलाइंड होते हैं इस नेचर से। जी ये वही लोग, ये उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहता है, ये जो बहुत ही ज्यादा प्रभु से या इस नेचर के प्रोसेस से अलाइंड रहते हैं, स्पिरिचुअलाइज रहते हैं। जी जी ऐसे और पुराने भाई लोगों में इसी मिलता था, अब के लोगों में जी नहीं मिलेगा। अब हम लोग अलाइंड नहीं है, अब हम चैयोटिक हैं। जी इसी पवन बोस इसी को बार बार मैं कहता हूँ ना, इसी को कहते हैं एकाकार होना। हाँ किसी से भी हाँ आप प्रकृति से, आप गुरु से, आप अपने भगवान से, किसी से भी आप किसी से भी एकाकार हो रहे हो, तो उसी का होता है। तो हाँ, फिर आपको सब चीजें क्लियर होने लगती है ये कि अब मेरे साथ एकाकार ऐसा होने होगा। का वो अब है मैं बिल्कुल रिजल्ट। है ना, ये होता है एकाकार हाँ, होना। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, थोड़ा हमें वो चीज समझ में नहीं आई। जैसे मेरी नानी ने भी जाने से पहले हमको फोन किया था और हमसे बोला कि लेकर के, उस समय श्री 1 साल की थी, बहुत छोटी। तो उन्होंने बोला कि अब श्री को लेकर के तुम आ जाओ, अब हम जाएंगे। तो हम बोले कि ऐसे कैसे चली जाओगी हमसे बिना मिले? तो बोले कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम शनिवार रविवार के में आएंगे। और हमें उस समय गर्मी की ऐसा कुछ चल रहा था कि हमें टिकट नहीं मिला। उन्होंने सैटरडे संडे वेट किया, और मम्मी से उन्होंने बोल रखा था कि मेरी शंकर भगवान से शादी होने वाली है, हम शिवरात्रि के दिन जाएंगे। और शिवरात्रि के दिन ही वो गई। और लेकिन मम्मी बताती हैं, जब मम्मी और मौसी लोग सब लोग उनके पास ही में थे, तो ये चीज जो हमें समझनी है कि उन्होंने ये बोला कि तुम लोग थोड़ा सामने से हट जाओ, उनको आने दो, जगह दो। ये चीज हम समझना चाहते हाँ, हैं कि ये ये क्या बेसिकली चीज ना, होती है। ये तो हम लोगों के लिए रहस्य ही है। ये समझने के लिए हमें भाई हमें उस स्टेट में जाना पड़ेगा, जो जिस स्टेट की वो चीजें, वो विजन नहीं है हमारे पास, वो दृष्टि नहीं है बेसिकली। दीपशिका हाँ हाँ दीपशिका इन चीजों को ही मैं कह रहा हूँ, या पवन भैया कह रहे हैं, या यही यही तो वो हाइटेंड सोल और यही वो चीजें होती हैं। इसी को एकाकार करना कहते हैं। जैसे तुमने कहा, ऐसे ही एक हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं, उन्होंने वो कृष्ण जी की पूजा करती थी खूब, और उन्होंने पता नहीं अचानक से बिल्कुल हेल्दी बैठी थी, कह रही अरे आज 3:30 बजे कीर्तन करो। कि 3:30 बजे कीर्तन करो क्यों? कह रहे नहीं नहीं, 3:30 बजे आज कीर्तन होगा, आज तो मेरा श्याम मुझे ले जाएगा अपने साथ। शाम हाँ, को तो ये 3:30 बजे इसको ठीक भैया। मोटे तौर पे गट फीलिंग तो बोल सकते हैं हम, कि गट फीलिंग आ रही है, गट इसको फीलिंग। अदरवाइज प्रेजेंटमेंट ऑफ द ये स्टेट है यूनिवर्स में, एक ये वाली डायमेंशन भी है, लेकिन वो ये जान सीख ही नहीं जा सकती, ये आ जाती है, ऐसा हो जाता है। आप इन देखो, दृष्टियों से नहीं देख सकते इस चीज को। हम लोग इस चीज को सब लोग कहने लगे। अब ये स्पिरिचुअलिटी, साइंस में भी आ जाओ, बड़े सर क्या क्या करते थे, ये जो क्लियरवाइंस है या ये सब चीजें एलोपैथी, भाई
कहीं तूफान आने वाला है, हाँ, कहीं बारिश होने वाली है, प्रोफेसी है कुछ मीडो भी की। होने वाला होता मीडो है, तो बस उससे मीडोट्राइनम को छोड़ो, उसकी उसकी जो स्थितियां परिस्थितियां तो 3 या 4 दिन पहले पता चल जाती है ना, जो समझने वाले होते हैं उनको, कि भाई हाँ 3 दिन बाद यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो सकती हाँ, है या तो ये इस तरह का होगा। अलाइनमेंट का ही नतीजा है। और इसको कौन समझ सकता है? इसको सबसे ज्यादा समझते हैं जो नेचर के रहने वाले नेचुरल एनिमल्स हैं। हाँ वो अपनी सारी की सारी तैयारियां उस हिसाब से कर लेते हैं कि भाई साहब 3 दिन बाद ये होने वाला है। हाँ, आप तो पहले से, जब बरसात होने वाली है तो उससे पहले चींटियां अपना खाना इकट्ठा करने लगती हैं, हाँ, ये उस तरह से समझा जा सकता है, सही कह रहे हो बिल्कुल। जैसे ये है ना? उस डायमेंशन में जाके हैं ये सब चीजें। अब इसमें इंसान भी हो जाता है कोई कोई, बहुत ही ज्यादा जो बस जो जितना स्पिरिचुअल या नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल या नहीं अलाइंड। सही बात है। अभी अभी देखो, परसों परसों नहीं, कुछ दिन पहले बॉस को याद आ जाएगा तुरंत ही। अभी वो एक लेडी का केस आया था दिल्ली में, तो उसने क्या कहा, वो कहती है मुझे बदबू आती ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशबू ही आती है बस। हाँ हाँ, उसने मुझे कहा बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशबू आती है। खुशबू आती है का मतलब, मैं, भैया ने कहा ना कि वो इतनी अपनी हाइटेंड हो चुकी हैं कि किसी की गलतियां, किसी की बुराई, किसी की गलत चीज वो देखती नहीं है, वो सिर्फ अच्छी ही चीजें देखती हैं। तो जो लोग इस तरह के हो जाते हैं, तो वही बात है कि उनके फिर उनके शरीर से भी अलग खुशबू आती है कि हाँ यार। तो ये हमारी अवेयरनेस है कि हाँ, हायर कॉन्साइंस हम किस तरह से होते जा रहे हैं। और बात वही आ गई फिर होम्योपैथी पे कि भैया अवेयर हो जाना ही सही है। और इनका डॉक्टर जो ये था ना अपना श्रेय का कहना बिल्कुल सही था कि जब अवेयरनेस हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, अवेयरनेस हो जाएगी तो उसको सहन करने की शक्ति, या उस चीज से हम आराम से निकल जाएंगे, उस हाँ चीज के दुखों में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नानी के है हमें ना? दो केस और याद है। मेरी नानी ना 2 बार उनको कैसे हुआ, एक बार तो एक फ्लोर से गिरी थी, ठीक है, उनको सर पे चोट लगी थी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो किनारे रेलिंग या बाउंड्री नहीं बनी थी, तो वो सीढ़ी से उतरते समय उनको समझ नहीं आया और वो गिर गई, पूरा सर फट गया, खूब सारे टाके लग गए और उनको ऐसे उसमें पस बनना शुरू हो गया। तो हम पहुंच गए थे वहां पे। जब हम पहुंचे और हमने देखा, हमने कहा ये तो पस बन रहा है, तो हमने उस पूरे एरिया का उनका बाल क्लीन करके और उसको साफ ऑफ करने लगे। तो उन्होंने कहा, हमने कुछ भी नहीं किया, बस देखिए हमने सिर्फ उसको क्लीन कर दिया उस एरिया को और उसको वॉश करके साफ कर दिया। तो मेरी नानी ने बोला अब मेरे डॉक्टर साहब ने छू दिया है, अब हम ठीक हो जाएंगे। और अगले दिन से बिना दवाई किए वो घाव खुद से सूखने लगा। हाँ, ये फिर अपने होम्योपैथी से भी जुड़ जाता है कि स्टिमुलस मिलना होता है किधर से भी। अगर स्टिमुलस हाँ। उन्हें उस फीलिंग से मिल गया तो ऑब्वियसली वो फिर हमारे थोड़ा साइंस से भी कोरिलेट कर जाती है वो चीज। और और एक बार जैसे हिप फ्रैक्चर हुआ था, तो हिप बोन फ्रैक्चर ओल्ड एज में यूजुअली लोग उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, वो लंबा लेके जाता है, उसको बेड रिडन बना देता है पेशेंट को। वो बाथरूम में स्लिप करी, हिप बोन फ्रैक्चर हुआ, लेकिन वो फिर 2-3 महीने में फिर खड़ी हो गई और हाँ, ये ऐसे अपनी खड़ी हुई कि विल, वो विल, देयर इज विल, कहते हैं ना जहाँ वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हाँ, एक और है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो ये इसमें कई कई चीजें हैं। है जी। कुछ सोच अलग ही होती हैं बिल्कुल। हाँ, नहीं, ये सब हैं और ये हम उसके उन लोगों के लिए, हमारे लिए ये सरप्राइजिंग है जो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट को नहीं जानते। सिमरन लिलियम टिक्का कुछ बता रही थी रूब्रिक। हाँ वो बॉस वो बोल रहे थे ना कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मुझे भेजा है किसी ने, तो वो एक्सपेट हर सिन करके रूब्रिक नहीं था लिलियम टिक का, कि वो जो फैमिली के अपने आप उनको भी को, वही भोग रहा है या फैमिली के कर्मों को भी वही हाँ वो मतलब करेगा। मेरे को ये हाँ? पेन लेने दो क्योंकि मैं उसको भोगना चाहता हूँ। अच्छा। तो वही वाला लिलियम टिक का रूब्रिक था ना एग्जैक्टली, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो एक्सपेट वाला। और भाई मिलेगा तो डालना, मैं आपको एक बात सिमरन मिलेगा बताऊं, तो अभी ये बात उससे भी थोड़ा सा मेल खा रही है। मैं एक दिन पढ़ रहा था एक बुक, हाउ टू रीड फेयर। उसमें ये बताया गया है कि ये जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। ये प्लेनेट पर या यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड है और इसकी डायरेक्ट अप्रोच पॉसिबल है यूनिवर्सल
फिनोमिना से, यूनिवर्सल एनर्जी से ये कम्युनिकेट कर सकता है। अब जितनी भी यूनिवर्स में घटनाएं हो रही हैं, अगर ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म चाहे अपने आप को रिफाइन करते करते, इवॉल्व करते करते, ये वो एक्सेस हासिल कर सकता है दीपशिका, जो हमारे लिए जादुई लगती हैं, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग है। और ये यदा कदा जो एग्जाम्पल्स हैं, जो दादी नानी पड़ोसन और जो इन लोगों के गुरुओं के माध्यम से आ रहे हैं, ये उसका ही एक तरह से प्रूफ है। जैसे हनीमैन साहब ने कहा था ना कि होम्योपैथी सिमिलियम के आधार पर पहले भी क्योर किया करती थी, लेकिन छिटपुट घटनाएं सामने आती थी, लोगों को पता नहीं था। ऐसे ही इस दुनिया का, इस रिलम का अभी हमें पता नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इवोल्यूशन में, हो सकता है कि ये कॉमन हो जाए फिर। पवन बॉस एक बात सुनो, पवन बॉस जी भैया, हमें पता सब कुछ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूसरे उसमें रहता हूँ कि क्या कहते हैं, जो हमें पता सब कुछ है हाँ और हम पढ़ चुके हैं, मैं हाँ। पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके हो भैया। रामायण में, गीता में सबसे ज्यादा लिखा है कि सबसे बड़ा चीज जो है वो देवताओं को भी नहीं है, वो है मनुष्य शरीर। हाँ। के हमेशा से लिखा गया है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। मनुष्य शरीर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हाँ। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो देवताओं को भी दुर्लभ भगवान का नाम लिवा के या भगवान की एनर्जी से जोड़ के पार करा सकता है। हाँ हाँ, लेकिन उसका पहलू दूसरा है दोस्त, उसका पहलू दूसरा इस रूप में भी है। मैं आपकी बात को नहीं क्रॉस कर रहा। उसका पहलू ये बताया गया है कि तीन लेवल होते हैं। एक तो होता है नरक, एक होता है स्वर्ग, एक होता है ये मृतलोक। तो ये बताया गया है कि यदि आपने बहुत ही ज्यादा दुष्कर्म किए हैं तो आपको टोटल नरक ही भोगना होगा। ऐसे ही अगर आपने एक टोटल पॉजिटिव कर्म करे हैं तो आपको स्वर्ग भोगना होगा। तो जब आप स्वर्ग भोगने लायक हो जाते हो, तब भी आपका वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है पुरुषार्थ करने की। और जब आप टोटली नरक में रहते हो, तब भी वो खत्म हो जाती है। और ये जो मृत लोक है, जो ह्यूमन बीइंग जहां है, ये जो शरीर हासिल होता है, इसमें वो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को पुरुषार्थ करके लेवल अपग्रेड कर सकते हो, जो कि देवताओं को भी हासिल नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि भैया वापस चलो इंसानी शरीर में। और भागवत, क्योंकि स्वर्ग लोक ना अल्टीमेट मंजिल नहीं है। अल्टीमेट मंजिल तो एक तरह से भगवान में लीन हो जाना था। तो अब ये जो देवता लोग हैं, ये स्वर्ग लोक को तो भोग रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मलीन नहीं है, एक तरह से भगवान में वो नहीं है, ये मोक्ष उसमें नहीं है, एक तरह से विलय नहीं होता इनका भी। बस वो तो अपने भोगों में लगे रहता है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ। वो ये कहते हैं कि हम भोगों में लगे रहते हैं। नहीं, तो भगवान को भूलने की बात भी सोचो, भूलने की बात भी अगर हम कह लें तो अब ऐसे हो गए, वो ऐसी गाड़ी में बैठा दिए कि आप अब इसे पहले भोगो, ये स्वर्ग के भोग पहले भोगो। अब क्योंकि आपने इसलिए कहते हैं निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म जो होता है, जिसमें ना तो कोई स्वार्थ होता है, वही आपको अल्टीमेट की तरफ लेके जाता है। अगर आपकी भावना जुड़ गई, स्वार्थ जुड़ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पुण्य जुड़ गए, तो उन पुण्य को आपको भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि आप जो भी कर्म करो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, तू मुझे समर्पित करता जा, तू मुझे समर्पित करता जा, ना फिर तुझे ना तो उसका पॉजिटिव फल मिलेगा, ना तुझे नेगेटिव मिलेगा, तू उससे मुक्त रहेगा। हाँ, इसीलिए ये कहा गया कि ये जो मानव देह है, मनुष्य शरीर है, वो इसीलिए सबसे बड़ा है कि इसे हम दोनों डायरेक्शन में कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये है असली चीज, ये है असली चीज। इसीलिए इसके पास वो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही। हाँ जी, जो कि देवताओं को भी नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। हाँ। और ये जो इसका है ना, जो बता रही थी सिमरन, वो है डेल्यूजन, डूम्ड बीइंग, एक्सपायर्ड हर सिंस एंड दोज और हर फैमिली टू।
अपने पापों का भी प्रायश्चित और अपने परिवार के पापों का भी प्रायश्चित। तो डूम्ड अगर आ गया तो वो तो भोग रही है एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, ओके, वो खुद ही उसे वो करना पड़ रहा है। मतलब मैं जो भोग रही हूँ मेरे भी कर्म है और मेरे परिवार, मेरे पूर्वज जो कर गए उन्हें भी मैं ही भोग रहा हूँ, ऐसा। उनके पापों को भी मैं भोग रही हूँ। हाँ जी। ओके, हेलो, रूबरिक और भी अच्छा। कुछ एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। हाँ बेटा, जैसे एक रूब्रिक है माइंड प्रोफेसिंग प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। ये तो एक नॉर्मल डिल्यूजन की तरह मान सकते हैं। लेकिन जहाँ पे दूसरा पार्ट बोल रहे थे कि हमें पता चल जाता है, वो तो अवेयरनेस का रास्ता हुआ दूसरा। और हाँ। नॉर्मल बंदे को अवेयरनेस इतनी आनी तो इम्पॉसिबल है ना। उसके लिए तो प्रेमानंद महाराज जी की तरह थोड़ा सा अगर जो अवेयरनेस की तरफ जाएंगे तभी ये आ सकता है ना, कि हाँ डेथ का पता चल जाए उसको। हाँ, और जो भैया, प्रेडिक्ट लेकिन द ये टाइम जो ऑफ डेथ में अगर नॉर्मल बंदे के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं बेटा, बात सुनना, नॉर्मल बंदे के लिए आउट ऑफ पैथोलॉजी हो गई वो एक्सिस। नॉर्मल बंदे के लिए वो आउट ऑफ पैथोलॉजी, आउट ऑफ अदर फिनोमिना हुई है। दो तरीके से अवेयरनेस में जाता है इंसान, दो तरीके से अवेयरनेस में जाता है, एक्सीडेंटली भी और रेगुलर एक्सरसाइज से भी। प्रशांत भाई, तो कई बार जो है अगर कॉमन मैन को अगर आ गई है तो उसकी, क्योंकि हम क्लेयरवायंस पढ़ते हैं ना, क्लेयरवायंस भी हाँ जी। आ जाती है ना किसी बंदे के अंदर। कैलकेरिया को मानते हैं, कैलकेरिया इतना डरपोक होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि इतना ज्यादा फोकस हो जाता है अपनी परेशानियों पे, अपने सराउंडिंग्स पे, कि ये उसके माध्यम से क्लियरेंस में जाता है। और कैलकेरिया ही क्यों, आपके ओफिडिया भी इसलिए जाते हैं। तो पवन बेसिक बस हाँ। आप इसमें और चलते रहेंगे। देखो प्रशांत, दो बात हो गई। एक तो हुआ प्रोफेसिंग और वो और क्लेयरवॉयंस वाली बात, और ये क्या कहते हैं तुम्हारा क्लेयरवॉयंस और प्रोफेसिंग के दोनों के डिफरेंस भी तुम्हें पता है, दोनों में समझना पड़ेगा। हाँ। और बड़े सर, ये जो अभी आपने कहा ना कि इतनी हाइटेंड सोल आना नहीं जरूरी है। जानवर जो एनिमल जो जितना नेचर से जुड़ा होगा, हाँ, मेन वो पवन है। बॉस की बात को बिल्कुल, पवन की बॉस उसकी बात को बिल्कुल समझना। या तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी है कि प्रोफेसी कर ली और वो सब चीजें, या हाँ। वो इतना ज्यादा वो प्रोफेसी कहां से आई, उसकी बीमारी की वजह से आई कि मेरे को तो ये बीमारी है, अब इसके बाद इतने दिन ये चलेगी। वो या जो सबकॉन्शियसली नेचर अवेयर से हुआ, जो सबकॉन्शियसली। नेचुरली जुड़े होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यार अब ऐसे होने वाला है। देखो मिडोराइनम को तुम, मिडोराइनम का क्या है, मिडोराइनम तो सीधे सीधे नेचुरल है ना वो बिल्कुल। कल के बड़े सर ने एक बार बोला कि क्या कहते हैं क्लेयरवायंस की मेडिसिन, मेरे को ध्यान है ये 2012 की 13 की बात होगी, उन्होंने एक केस में देखते देखते बोले क्लेयरवायंस और साथ में इंटेलिजेंट। क्लेयरवॉयंस में सर कहते थे इंटेलिजेंट मेडिसिन नहीं है, क्लेयरवॉयंस में सेंसिटिव मेडिसिन है। हाँ। क्लेयरवॉयंस में सेंसिटिव मेडिसिन है। हाँ। उसमें सैलिशिया दी थी कि एक बात इंटेलिजेंट में, वो लेडी इंटेलिजेंट थी कि इंटेलिजेंट और क्लेयरवॉयंस मिल रही है तो इसको सैलिशिया दे दो, नहीं तो इंटेलिजेंट आर मोर इंटेलिजेंट मोर प्रोफेसिंग में। और जो क्लेयरवॉयंस में जा रहे हैं वो जो ज्यादा सेंसिटिव है, जो ज्यादा नेचुरल है। सेंसिटिविटी मीन्स नेचुरल, जो नेचर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ फ्री कर रखा है, उन्हें फ्रीली पता चलने लगता है कि इट इज गोइंग टू हैपन नाउ। हाँ, और उसके पीछे सेंसिटिविटी होती है कि उनके पीछे एक और तरह कुछ से। लोगों को हाँ। पैथोलॉजी, उनकी पैथोलॉजी देखो। बड़े सर जो कहते थे वो इसी बात को तो कहते थे कि जो तुम CPMR या ये केसेस में हम इसकी जो हमारे पास MR का केस, CP का केस आता था, तो CP के केस में सर कहते थे जो क्या कहते हैं प्रिकॉसिटी से तुम लोग वो नहीं लोगे, प्रिकॉसिटी से एंट्री नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक डिफेंस प्रोसेस आ गई। ऐसे ही जब मेरी पैथोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी तो मेरी बॉडी का जो मेंटल प्रोसेस है वो एक डिफेंस के लिए हमारे को तैयार करने लगता है, और मे भी ये हो सकता है कि वो बता देता है कि भाई अब ये खत्म। हाँ। आप बात समझ रहे हो? हाँ। वो जो पवन बॉस कह रहे हैं ना, पैथोलॉजी की वजह से उसको चीजें पता चलती हैं। जहां पैथोलॉजी की वजह से चीजें पता चलती है, वहां ये होता है कि बॉडी की पैथोलॉजी समझकर माइंड और बॉडी उससे लड़ने के या उसके अगेंस्ट अपने चेंजेस करता है।
मैं बताया ना, उसको पता है कि ये- मैं इसलिए कह रहा था अमित शर्मा कि वो कॉमन मैन तो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से अवेयरनेस में, हाँ जी, और गट फीलिंग बोल देते हैं हम उसको, गट फीलिंग आ रही है, और एक जाता आउट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में जाते हुए अपनी एक्सरसाइज पुरुषार्थ से। अब मैं लास्ट में बस एक रूब्रिक बता रहा हूं और मजा आ जाएगा। मुझे डॉक्टर टीपी सिंह बोस ने अपना केस में इसको यूज करके और अल्टीमेट रिजल्ट लेते हुए बताया। एक रूब्रिक है अमित शर्मा, जनरलिटीज कैरीज नेक्रोसिस नॉन डिस्ट्रक्टिव। बेसिकली ये रूब्रिक पे हमारी बहुत दिन पहले चर्चा हुई थी। तो इसमें हम जब कैरीज है, नेक्रोसिस है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो यहां हम अटक रहे थे। तो अभी बॉस ने ये बताया मुझे 2-4 दिन पहले कि मेरे पास एक मरीज आती थी, उसके घुटने के आसपास एक्जिमा था। तो वो जब भी आती थी वो उस जहां तक एक्जिमा है उससे कम से कम 2 या 3 इंच ऊपर तक उंगली रखती थी, कहती थी यहाँ एक्जिमा हो रहा। और मैं ये कहता था यार यहाँ की रख रही उंगली है, यहाँ एक्जिमा तो है नहीं। तो बॉस ने बताया कि वो 2-3-4 महीने बाद जब भी वो आवे ऐसे ही कहे, लेकिन वो देखा बाद में कि एक्जिमा वहां तक भी आ गया, वहां तक एक्जिमा था आखिरकार। बाद में ये केस बॉस ने कहा कि जब मैंने इसमें भैया ये रूब्रिक लगाया पवन, कैरीज नेक्रोसिस नॉन डिस्ट्रक्टिव करके मिडोराइनम दी और अल्टीमेट रिजल्ट आया। एक बात, अब अमित शर्मा तू उस केस को याद कर ले जो मलिक सर के यहाँ केस आता था। अमित है चला गया? हाँ जी यही हूँ बस। उस केस को याद कर ले। मलिक सर के यहाँ एक महिला आती थी डॉक्टर दीपशिखा शिवरन, वो हर बार अल्ट्रासाउंड करा के आती थी, कहती थी मेरे गांठ है, और अल्ट्रासाउंड में गांठ होती नहीं थी। लेकिन जब लास्ट में कराया, मतलब लास्ट वाला जो आया, कहने का भाव ये था 4-6 महीने बाद वो वाकई गांठ थी, गांठ आ गई। इसको हम जनरली ऐसे बोल देते थे अब तक कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपके शरीर में हो जाएगी। लेकिन जब से ये रूब्रिक सामने आया दीपशिखा, क्योंकि मिडोराइनम की जो प्रिडिक्शन है, मिडोराइनम का जो प्रोफेसी है, वो जब तक वहां पैथोलॉजिस्ट है भी नहीं, लेकिन मीडो को पहले ही वहां फील होने लगी है। तो ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव कैरीज नेक्रोसिस को जस्टिफाई करता है। ये उसका रूब्रिक है ना मिडोराइनम का, एंटीसिपेट्स द थिंग बिफोर द। हाँ, दूसरा ये लगाया बॉस कह रहे, मैंने दोनों रूब्रिक लगाए थे ये वैसे। यही तो जनरली करेक्टली और उससे पहले ही एंटिसिपेट कर लिया, ये तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, उसको एंटिसिपेशन में चली गई। हाँ, और ये रूब्रिक उस दिन हमें समझ में आया कि इसका एक भाव ये भी है, और भी हो सकते हैं। अमित को कल को और अच्छा मिल सकता है, दीपशिखा को, इनको और, लेकिन मजा आ गया। मैंने कहा बॉस ये तो गजब ही हो गया। यही है, मैंने कहा जनरलिटीज कैरीज नेक्रोसिस नॉन डिस्ट्रक्टिव। हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा यार कैरीज है तो डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? तो ये उसके उस प्लेन पे चल रहा है मिडोराइनम के, जो अमित ने अभी दूसरा रूब्रिक बोला। बोलना है अमित एक बार। एंटिसिपेट द थिंग बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्टली। हाँ, तो भैया ऐसे संभव है डॉक्टर प्रशांत इस दुनिया में चीजें। डॉक्टर अजय भाई चलो चलिए ठीक है भाई, यहीं रुकते हैं। हाँ ठीक है, राम राम सबको, नमस्ते। राम राम भाई, राम राम।